एक लंबे समय पहले एक गांव में जगदांबा नामक एक कंजूस और घमंडी जमींदार थी। सिर्फ अमीर होने के कारण वो उसके पास काम कर रहे सारे लोगों को भला बुरा कहती थी। जमाने पहले किए हुए कर्जों का ब्याज लेते हुए उनसे मुफ्त में काम करवाती थी। इतना ही नहीं, अगर गांव में कोई पैसों की जरूरत के लिए मदद मांगने उसके घर आता था, उनके पशुओं को लेकर या उनके पास मौजूद कीमती चीजों को गिरवी रखती थी। उन लोगों के कर्ज चुकाने के बावजूद वो सारी कीमती चीजों को अपने पास रखकर कहती थी, यहाँ तो ब्याज ही खत्म नहीं हुआ, तुम असल के बारे में बात कर रहे हो, जाओ जाओ पहले कर्ज चुकाओ। हाँ। हर रोज उसके पास मौजूद गहने और पैसा देख वो बहुत खुश हो जाती थी और इसी सोच में पड़ी रहती थी कि और पैसे कैसे कमाऊं, इन पैसों को दुगना कैसे बनाऊं। दूसरी तरफ जगदांबा का बेटा शहर में पढ़ाई खत्म करके घर वापस आता है। अपने बेटे को देख जगदांबा का तेज दिमाग एक योजना बनाता है। तुरंत पंडित को बुलाकर मेरे बेटे की शादी करनी है, यहाँ मौजूद सारे गांव में मुझसे भी अमीर खानदान की बेटी लाओ, ऐसे कहती है। पड़ोसी गांव में एक अमीर खानदान की बेटी मंदाकिनी का अपने बेटे से शादी करवाती है और क्योंकि मंदाकिनी उनकी इकलौती बेटी थी, उसके खानदान का सारा पैसा वो मंदाकिनी के शादी में दहेज के रूप में देते हैं मंदाकिनी के माता पिता। और बस जगदांबा की खुशी की तो कोई सीमा नहीं थी। उसका जायदाद एक ही बार में दुगना हो चुका था। लेकिन मंदाकिनी जगदांबा की तरह कंजूस नहीं थी। वो अपना मनपसंद खाना खाती थी, मनपसंद चीजें करती थी और उसको जैसे पसंद था वैसे ही रहती थी। लेकिन यहाँ उसकी सास दिन ब दिन कंजूस बनते जा रही थी। एक दिन जब मंदाकिनी टीवी देख रही थी, जगदम्बा आकर, इतनी हरी भरी प्रकृति है, इतना अच्छा मौसम है, तुम घर में टीवी क्या देख रही हो? ये कहकर टीवी को बंद करके, आओ बहू बाहर आओ, इस प्रकृति का मजा लो, ऐसे कहती है। एक और दिन जब मंदाकिनी अपने मनपसंद के 2-3 व्यंजन मंगाकर उसके सामने रखकर खाने ही वाली थी, बाप रे, एक ही बार में इतने व्यंजन, ये कहकर वो एक ही व्यंजन वहाँ पे रखकर बाकी सारे अंदर रख देती है। अपनी सास की कंजूसी देख मंदाकिनी थक जाती है और वो ठान बैठती है कि वो अपनी सास को सबक भी सिखाएगी और उनमें बदलाव भी लाएगी। वो उसके घर में मौजूद पुराना टीवी फेंककर एक बड़ा टीवी और फैन को निकालकर एसी लगवाती है। ये देख जगदांबा, अरे बाप रे बहू, क्या तुम पागल हो गई हो? इतने पैसों का नुकसान क्यों कर रही हो? वैसे इन सब की अब क्या जरूरत है? जानती भी हो कि करंट बिल कितना आएगा। ये सब मेरे पैसों से खरीदा है मैंने, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पैसे? यहाँ कहाँ से आए तुम्हारे पैसे? मेरे माँ बाप ने मेरी जायदाद दहेज में दिया था तुम्हें सासू माँ, ये भूलिए मत। अब आपके पास जितना भी पर जायदाद मौजूद है ना, उसमें आधा हिस्सा मेरा है। मेरे पैसे मेरी मर्जी, ऐसे घमंड से बोलती है। जगदांबा बहस नहीं कर पाती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन बाहर से अलग प्रकार के व्यंजन मंगवाकर उन सबको खाने लगती है मंदाकिनी। ये देख जगदांबा, हाय भगवान, बाप रे, ये कौन सी खाना है बहू? इतने सारे व्यंजन एक ही साथ में कोई खाता है क्या? और इस सबको खरीदने में तुमने कितने पैसे गंवा दिया? क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? मनपसंद खाना ना खाए बिना मुझे भी क्या आप ही की तरह कंजूस बनाना चाहते हो? मैं कंजूस नहीं हूँ बहू, मैं पैसों को संभाल के रख रही हूँ, उन्हें इकट्ठा कर रही हूँ मैं। इतना सारा पैसा इकट्ठा करके आप क्या ही कर लोगे सासू माँ? इस दुनिया में पैसे है तो सब कुछ होगा। पैसों से हम कोई भी चीज खरीद पाएंगे। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, तो फिर मैं आपको साबित करती हूँ कि पैसों से सब कुछ नहीं खरीद सकते हो आप। और अगर ऐसा ही हुआ तो आपके सारे जायदाद आपको मेरे नाम करना होगा और मैं जो कहूँगी वही सुना होगा। मंजूर है? हाँ, पैसों से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। मंजूर है तो ठीक है, फिर मैं साबित कर दूंगी। अगले ही दिन उसके घर में ब्याज के लिए काम कर रहे सारे नौकरों को मंदाकिनी बुलाती है। तुम्हारे सारे कर्ज मैंने चुका दिया है, अब तुम लोग यहाँ से आजाद हो, चले जाओ। वहाँ के सारे नौकर
मंदाकिनी का शुक्रिया अदा करके खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। बहू क्या कर रही है ये समझ ना आने के कारण चुपचाप उसे देखती रहती है जगदाम्बा। दोपहर का समय होते ही जगदाम्बा को भूख लगने लगता है। घर में तो नौकर नहीं है, काम करने भी कोई नहीं है, इसीलिए बहू को बुलाकर खाना बनाने कहती है जगदाम्बा। हाँ, मैं क्यों खाना पकाऊं? मैंने तो बाहर से खाना मंगाकर कब का खा लिया। आपको अगर इतना ही भूख लग रहा है तो आप खाना खुद पकाओ। मुझे खाना बनाना नहीं आता बहू। तो फिर आप बाहर से मंगाओ, आपके पास तो पैसों की कोई कमी नहीं है ना सासू माँ। ये कहकर मंदाकिनी वहाँ से चली जाती है। जगदाम्बा को पैसे खर्च करने की इच्छा नहीं होती है, इसीलिए सारा दिन वो भूखे पेट पे ही सोती है। अगले दिन जोर की भूख लगने के कारण जगदाम्बा रसोई घर का काम देने के लिए नौकर को ढूंढने गांव में जाती है, लेकिन उसे देख कोई नहीं आता है। ऊपर से ब्यास का नाम लेकर इतने दिन हमको तुमने सताया है कि तो होना ही था। हाँ, ऐसे कहते हैं। ये सुनकर जगदाम्बा कुछ नहीं कह पाती है और वहाँ से चली जाती है। जगदाम्बा को देख मंदाकिनी, क्यों सासू माँ, क्या हाल? आपको नौकर नहीं मिले क्या? हाँ, मैंने तो ये भी कहा कि मैं पैसे दे दूंगी, फिर भी कोई नहीं आया। समझा आपने? पैसों से सब कुछ नहीं खरीद पाएंगे आप। पैसों से सब खरीद पाओगे, ये सोच बेवकूफी है। और अब जो आप हार गए, आपका सारा जायदाद मेरा है। घर की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए और आप एक कोने में बैठकर खुश रहिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। ऐसे कहती है मंदाकिनी। जगदाम्बा चुपचाप घर की जिम्मेदारी और चाबी दोनों मंदाकिनी के हाथ में सौंप देती है और चुपचाप कोने में बैठी रहती है जगदाम्बा। नैतिक, इस सारी दुनिया में सब कुछ पैसों से नहीं खरीद पाओगे। हमारे व्यवहार से ही कुछ चीजों को कमाया जाता है। एक गांव में मंगम्मा और अवंतिका नामक सास बहू रहते थे। उनमें सास बहुत अच्छी थी। वो अपनी बहू अवंतिका का खूब ख्याल रखती थी, लेकिन अवंतिका बहुत बुरी थी। वो हमेशा अपने सास से बहस करती थी, लेकिन जब तक उसका पति घर पे था, वो ऐसे नाटक करती थी जैसे वो अपनी सास का बहुत अच्छा ख्याल रख रही हो। और जैसे ही उसके पति काम करने दूसरे शहर जाता था, वो शुरू हो जाती थी। वो अपनी सास को बिल्कुल कोई इज्जत नहीं देती थी। और इतना ही नहीं, अगर उसकी सास अवंतिका की बात नहीं मानती थी तो वो ऐसे कहती थी, अगर तुम मेरी बात नहीं मानी ना, मैं अपनी पति को बताकर तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगी, समझी? इसी कारण मंगम्मा, इस उम्र में मैं बाहर जाकर कैसे जी पाऊंगी? अकेली मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसी डर में वो जो अपनी बहू कहती थी चुपचाप करती थी। एक दिन अवंतिका की दोस्त शहर से उसके घर आते हैं। तब वो अपनी सास से ऐसे कहती है, हाँ सुनो, शहर से मेरे दोस्त आए हुए हैं, उन सब के लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाओ और वो भी जल्दी। उतने व्यंजन मैं कैसे बनाऊं बेटा, कुछ ही पकाऊंगी। मेरी सहेलियों के सामने मेरा इज्जत निकालना चाहती हो तुम? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। उतने सारे व्यंजन मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? अगर तुम भी थोड़ा मदद करोगी तब मैं बना पाऊंगी। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? मतलब मेरी सहेलियां यहाँ आई हुई है, उनको छोड़कर मैं तुम्हारी मदद करते रह जाऊं? तुम जरूर ये सब मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत निकालने के लिए कर रही हो ना? अरे रे बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। ठीक है, मैं वो सारे व्यंजन बना दूंगी, तुम जाकर अपनी सहेलियों से बात करो। ये कहकर मंगम्मा वहाँ से जाकर रसोई घर में एक के बाद एक व्यंजन बनाने लगती है। और यहाँ अवंतिका उसके सहेलियों के सामने, देखा तुम लोगों ने, मैं मेरे सास को मेरे काबू में रखती हूँ। मेरी सास तो मेरे सामने अपना मुंह भी खोलती नहीं है। मैं जो बोलूँ वही सुनती है, एकदम कुत्ते की तरह। ऐसे वो उसकी सास का मजाक उड़ाती है। उस सारी सहेलियों में से एक उसे देख ऐसे कहती है, अरे सुनो, इस उम्र में अपनी सास को इतना काम देना ठीक नहीं लग रहा मुझे। और वो अकेली इतने सारे काम कैसे करेगी अवंतिका? ऐसे पूछती है। ए तो चुप कर, अगर हम ऐसे नहीं रहेंगे ना
तो ये सब हमारी सास ना हमारा फायदा उठाएंगी, हमें उनके काबू में कर लेंगे और उनका कहना हमें मानना होगा। मैं ऐसे नहीं रह सकती। हाँ, लेकिन ऐसे बूढ़ी औरत को मेहनत करवाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे अगर तुम्हारे पति को ये सब पता चला तो सोचो क्या ही हो जाएगा। अरे चल, कुछ नहीं होगा। यहाँ जो कुछ हो रहा है कहीं और बैठे मेरे पति को कैसे पता चलेगा? तू भी ना। अरे पर तुम्हारी सास तो बोल सकती है ना। हाँ, नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? क्योंकि मैंने उसको धमकाया कि वो अगर एक भी बात उसके बेटे से बताएगी तो मैं उसके बेटे से खुद उसे बाहर निकलवा दूंगी। हाँ, और वैसे मेरे पति के सामने मेरा एक्टिंग ना ऐसे वैसे नहीं रहेगा, एकदम फाड़ कर रखी है मैंने। ओह, तो ऐसे तुम दोनों को उल्लू बना रही हो। इन लोगों की सारी बातें छुपकर पीछे से उसकी सास सुन लेती है और तब वो फैसला करती है कि उसकी बहू को सबक सिखाना ही होगा। तब वो वहाँ से जाकर काम करने में लग जाती है और दूसरी तरफ अवंतिका उसके सहेलियों के साथ बैठकर खाते हुए पीते हुए बीच बीच में अपनी सास को बुलाकर काम करवाती रहती है और ऐसे वो अपनी सहेलियों के साथ खूब मस्ती करती है। कुछ देर बाद उसकी सारी दोस्त वहाँ पे खा पी कर चले जाते हैं अपने घर। तब अवंतिका, क्यों सासू माँ, कहाँ पे हो? यही तो हूँ बेटी, क्या चाहिए? घर में बहुत कचरा है, उस रूम में पड़े हुए गिलास और प्लेट निकाल कर कचरा बाहर फेंक दो और घर पूरा साफ कर दो, समझी? तब तक बहुत काम करने के कारण मंगम्मा बहुत थक जाती है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए उसकी बहू के दिए हुए सारे काम एक के बाद एक खत्म करती है। वहाँ से कचरा फेंक के वो घर पूरा साफ कर देती है। अगले दिन मंगम्मा उदास बैठे रहती है। तब पड़ोसी घर की बेटी अमृता वहाँ आकर उससे ऐसे कहती है, दादी दादी, ये लो मिठाई, खाओ ना, आज मेरा जन्मदिन है, ऐसे कहती है। पर ये सब मंगम्मा नहीं सुनती है, अपने ख्यालों में खोई रहती है। तब अमृता दादी दादी ऐसे जोर से पुकारती है। तब मंगम्मा होश में आकर बोलो बेटी अमृता, यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा छोड़ दीजिए दादी, लेकिन आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं? ऐसे कहती है। तब मंगम्मा जो कुछ भी हुआ उसको समझाती है। ओह, इतना ही? इस समस्या का उपाय तो मेरे पास है। बस आज के लिए जो भी तुम्हारी बहू तुमसे कहती है ना, वो काम कर लो और कल से ये नौबत तुम्हें नहीं आएगी। तब मंगम्मा, ऐसे कैसे अमृता, ऐसे क्या कर लोगी तुम? अरे वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए दादी, मैंने कहा ना कि मैं संभाल लूंगी। ये कहकर अमृता वहाँ से हंसते हुए चली जाती है। इतने में अवंतिका वहाँ आकर पहनी हुई कपड़े सारे मंगम्मा के मुंह पे फेंक कर, सुनो, ये सब धोकर इस्त्री करके मुझे वापस करो। अरे घर में तो वॉशिंग मशीन है ना बेटा, उसमें डाल देती। ये कपड़े अगर वॉशिंग मशीन में डालेंगे ना तो खराब हो जाएंगे, तुम पहले काम करो ना। ठीक है बेटा, धो लूंगी। मंगम्मा उन सारे कपड़ों को अच्छे से धोकर उन्हें सूरज में सुखा करके उसके बहू के पास ले जाती है। ये लो बेटा, सारे कपड़े धो लिया मैंने। अच्छा, तो फिर कपड़े को तय कौन करेगा? मैं? उनका इस्त्री करके अलमारा में लगा दो। उसकी बहू की बात मानकर वो उन सारे कपड़ों को तय करके उनका इस्त्री करके अलमारा में लगा देती है। अगले दिन मंगम्मा का बेटा शहर से घर वापस लौटता है और आते ही, अवंतिका, अवंतिका, कहाँ हो तुम? ऐसे जोर से चिल्लाता है। अचानक उसके पति का आवाज सुनकर अवंतिका डर के मारे भागते हुए रसोई घर में जाकर वहाँ खाना पका रही उसकी सास से ऐसे कहती है, सासू माँ, आप बाहर जाकर आराम कीजिए, खाना मैं बना दूंगी। ऐसे वो मंगम्मा को बाहर भिजाकर हाथ में चम्मच लिए ऐसे नाटक करती है जैसे वो पूरा काम कर रही है। ऐसे ही वो बाहर आकर, क्या हुआ जी, आप एक भी बात बताए बिना घर आ गए? इतनी देर से बुला रहा हूँ, अब आई तुम बाहर? इतनी देर से अंदर क्या कर रही थी? ऐसे पूछता है गुस्से में। वो मैं खाना पका रही थी जी, सुबह से सारे काम कर करके मैं थक गई। हाँ हाँ, मैंने देखा है कितना काम कर रही हो तुम। ये क्या ऐसे बात कर रहे हैं? ऐसे वो मन में सोचती है। तब अवंतिका का पति सीधा उसके माँ के पास जाकर, माँ,
तुम्हारी बहू का इस व्यवहार के लिए मैं माफी मांग रहा हूँ। ये सुनकर मंगम्मा एकदम दंग रह जाती है और वो ऐसे ही अपने बेटे को देखती रहती है। अरे ये क्या कह दिया आपने? मैं तो सासू माँ की कितनी अच्छी ख्याल रख रही हूँ, उनका देखभाल मैं ही तो करती हूँ, ऐसे कहती है अवंतिका। हाँ हाँ, ये भी देखा मैंने कि तुम माँ की कितनी अच्छी ख्याल रख रही हो। ये कहकर पॉकेट में से एक मोबाइल निकालकर उसमें एक वीडियो अवंतिका को दिखाता है। उस वीडियो में अवंतिका अपने सास से कपड़े धुलवाना, उनका इस्त्री करना, तय करना, ये सब दिखाई देता है। ये देख मंगम्मा को समझ आता है कि ये सब अमृता का किया है और ये समझकर वो अपने आप में खुश हो जाती है। मगर दूसरी तरफ अवंतिका को ये नहीं पता चलता है कि ये सब किसने किया है, लेकिन वो अपना गलती मानकर चुपचाप खड़ी रहती है। उसके बाद अपनी गलती का एहसास होने के कारण वो अपनी सास का बहुत अच्छा ख्याल रखने लगती है। एक लंबे समय पहले रंगैया नामक एक किसान था। उसके रामू, सोमू नामक 2 बेटे थे। उनमें रामू बड़ा था और सोमू छोटा। सोमू हमेशा अपने पिता की मदद करता था। उसके पिता के हर काम में, खेती, लकड़ियां काटना और बेचना, ऐसे सारे कामों में उसके पिता का साथ देता था। कभी कभार तो वो अपने पिता को आराम करने के लिए कहकर सारे काम खुद कर लेता था। ऐसे वो दोनों बहुत मेहनत से काम करके आए हुए पैसों को बचाते रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रामू कोई भी काम नहीं करता था। वो हर रोज दोपहर के समय में उठकर घर में सारा खाना खा लेता था। गांव के बीच मौजूद बड़े पेड़ के पास आराम से लेटकर सुस्त रहता था। उसके पिता के बार बार कहने के बावजूद उनकी बात एक बार भी नहीं मानी थी उसने। उसके पिता के कहे कोई भी काम नहीं करता था। हमेशा आलसी, सुस्त रहकर सारे गांव में बस इधर उधर घूमते रहता था। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रंगैया रामू को देख बहुत क्रोधित होता है। हमेशा आलसी और सुस्त रहने वाले अपने बेटे के पास जाकर, सुनो रामू, ऐसे ही आलसी और सुस्त बनकर और कितने दिन गुजारोगे? कोई तो काम करो। घर पे तो नौकर तो है ही, अब मैं क्यों काम करूं? क्या तुम्हें हम नौकर दिख रहे हैं? हम यहाँ जो मेहनत करके कमा रहे हैं वो तुम सुस्त बैठकर गवा रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? देखो पापा, कुछ लोग मेहनत करने के लिए जन्म लेते हैं और कुछ लोग ऐश करने के लिए। मैं ऐसे ही हूँ, ऐसे कहता है। तुझे तो जिंदगी की कोई कदर नहीं है। एक ना एक दिन तू सबक सीख ही जाएगा। जाओ जाओ, ऐसा बहुत सुना है मैंने, ऐसे कहता है रामू। रंगैया को गुस्सा आता है और वो वहाँ से खेत की ओर बढ़ने लगता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त रमणा मिलता है। क्या हुआ रंगैया, ऐसे हो? क्या हो गया? अब क्या ही बोलूं रमणैया, हमेशा का ही तो है। उनकी माँ नहीं है, इसलिए लाडों से पाला है उन दोनों को। अब लग रहा है कि वही गलती है मेरी। क्यों रंगैया, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं क्या? छोटा वाला तो ठीक ही है, मेहनत करता है, लेकिन ये बड़ा वाला ही इतनी उम्र आने के बावजूद घर पे सुस्त पड़े रह के ऐश करते रहता है। बस उसी की चिंता है बस। कहते हैं कि कुछ लोग शादी के बाद सुधर जाते हैं। तुम्हारे बेटे का वैसे भी शादी का टाइम आ गया है, तो करवा दो शादी। वो खुद नालायक है, अब उससे शादी कौन करेगा? ऐसे सोचता है रंगैया। अरे ऐसे ही लोगों का ना बीवी जिंदगी सुधार देते हैं। आने दो, ये खुद सबक सीख जाएगा। चिंता मत करो, पहले शादी करवा दो, ऐसे कहता है रमणैया। कुछ दिन बाद रंगैया रामू की शादी करा देता है। शादी के कुछ दिन बाद रामू की पत्नी सरला आराम से सुस्त में बैठे हुए अपने पति को देख सोचती है कि अगर पति ऐसे ही रहेगा तो उसके भविष्य में तो अंधकार ही रहेगा। तब वो फैसला करती है कि उसके पति का सारा जायदाद इसके मुट्ठी में होनी चाहिए। तब वो रामू के पास जाकर, सुनिए, ससुर जी से कहिए कि हमारे हिसाब की जायदाद हमें मिल जाए, वरना मुझे तो लगता है कि सारा जायदाद तुम्हारा भाई ही ले लेगा, ऐसे रामू से कहती है। सारा जायदाद वो क्यों लेगा? वैसे ऐसे क्यों सोच रही हो तुम?
क्यों नहीं लेंगे? आप कोई भी काम करे बिना हर रोज ऐसे सुस्त बैठे रहते हैं। तुम्हारे पिता और भाई ही मेहनत करके ये सब कमा रहे हैं। अगर कोई दिन आकर यही कहेंगे कि तुमने कुछ नहीं किया तो ये सारा जायदाद तुम्हें मिलेगा भी नहीं, तो तब हम कहाँ जाएंगे? बोलिए। ये सुनकर रामू भी सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि उसकी बीवी के बातों में सच तो है। तब उसकी बीवी ऐसे कहती है, अब ज्यादा सोचिए मत, जाओ और हमारे हिसाब का जायदाद लेकर आओ। पैसे मिल गए तो ऐसे हर दिन सुस्त में आराम से बैठ पाओगे, ठीक है? और इतना ही नहीं, एक बार जो हमें हमारा हिसाब मिल गया ना, तो आपके भाई और पिता भाड़ में जाए, हमको क्या लेना देना। बात तो सही है, ऐसे कहता है रामू। अगले दिन सुबह रामू उसके पिता के पास जाकर, पापा हमारे हिसाब का जायदाद हमें दे दो, ऐसे कहता है। क्या जायदाद में हिसाब? तुम्हारा है ही कहाँ जायदाद? ये सुनकर आश्चर्यचकित होकर रामू, हाँ ये क्या, जो भी हमारे पास है उसमें तो आधा मेरा हिस्सा है ना, और इतना ही नहीं, मैं तो बड़ा बेटा हूँ, इस कारण तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। अब तक तुमने एक भी काम नहीं किया, 1 रुपए भी नहीं कमाया, और तुम्हें आधे से ज्यादा जायदाद मिलनी चाहिए। काम नहीं किया तो क्या हुआ, हमारी वंश की परंपरा के हिसाब से तो मुझे जायदाद आधे में मिलनी चाहिए। ठीक है, मेरे कमाए हुए पैसों में ये घर और वो खेत, बस ये दोनों आएंगे, इसलिए इसमें आधा हिस्सा तुम्हारे नाम पे मैं लिख दूंगा, लेकर चले जाओ, ऐसे कहता है रंगैया। हाँ, तो फिर बाकी के खेत? वो सब तुम्हारे भाई का मेहनत का काम है, वो तुझे कैसे देगा? उन पे तुम्हारा हक भी नहीं है। ये सब देख हैरान होकर रामू उसके बीवी के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है। ठीक है, कम से कम ये तो मिला, पहले वो सब ना मेरे नाम कर दो, वरना वो भी ले जाएंगे तुम्हारे परिवार वाले। हाँ, उसकी ये बातें सुनकर रामू बिना कुछ सोचे समझे सारा जायदाद उसकी बीवी सरला के नाम कर देता है। अब तक काम पे नहीं गए तुम? काम का शब्द सुनते ही, क्या मैं काम पे जाऊं? क्या बात कर रही हो? आराम से सुस्ती में बैठने के लिए तुम्हारे मेहनत के पैसे नहीं है यहाँ पे। आज से जितना तुम कमाओगे उतने में ही तुम्हें खाना मिलेगा, वरना अभी से तुम्हारा खाना पीना बंद, ऐसे गुस्से में कहती है। ये सब सुनकर हैरान होता है रामू। क्या 2 दिन पहले ही तो पूरा जायदाद मिला है हमें, ऐसे क्यों कह रही हो कि मेरे पास पैसे नहीं है? कहता है रामू, वो मेरा जायदाद है, मेरे नाम पे लिखा है। आज से तुम मेहनत करके जो भी कमाओगे वही तुम्हारा होगा। आज से हम दोनों को खाने के लिए, घर में सामान के लिए जरूरी चीजें तुम कमा कर लाओगे। अगर तुमसे नहीं होगा तो बोल दो, मैं ये सारा जायदाद बेचकर पैसे लेकर अपने मायके चली जाऊंगी, कहती है। ये क्या है सरला, ऐसे बात कर रही हो? कहता है रामू बिना कुछ सोचे समझे। वरना क्या, तुम्हारे जैसे आलसी सुस्त पति के साथ मैं कितने दिन रहूंगी? खुद का खाना नहीं कमाना आता और पत्नी चाहिए, ऐसे कहती है। ये सुनने के बाद रामू को उसके पिता की बातें याद आती है। उसके बाद अपना व्यवहार बदलकर उसी दिन से मेहनत से काम करना सीख जाता है। उसको जायदाद में मिले खेत में वो खेती करना शुरू करता है। पशु के दूध निचोड़कर सबको बेचता है, लकड़ियां काटकर और थोड़ा कमाता है। ये सब काम करके आए हुए पैसों को उसके बीवी के हाथों में देता था, तभी उसकी बीवी उसे खाना देती थी। ऐसे वो हर रोज मेहनत करना सीख जाता है। कुछ ही दिनों में उसका वेतन भी बढ़ता है। मेहनत करके पैसे कमाने का मजा रामू को समझ आता है। मेहनत से काम कर रहे अपने बेटे रामू को देख रंगैया को बहुत खुशी होती है और सोमू को खुशी के साथ साथ गर्व भी होता है। नैतिक, जब आदमी का व्यवहार ठीक नहीं रहता है तो समय खुद उसे एक सबक सिखा देता है।